सो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएनए स्ट्रक्चर और एंजाइम्स के बारे में। एनसीईआरटी बुक खुली होनी चाहिए, पेन कॉपी साथ में होना चाहिए, वाटर बॉटल साथ में होना चाहिए। जैसे पिछली क्लास में हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जाने थे, तो इस क्लास में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानोगे। ठीक है, डीएनए अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन एंजाइम वाला जब सेशन स्टार्ट करेंगे थोड़ा पानी पी लेना, क्योंकि बहुत मजा आने वाला उस सेशन में। चलो, डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे। न्यूक्लिक एसिड पहले हमने पढ़ रखा है, ठीक है, कि न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए आता है ना, डीएनए एंड आरएनए आता है। ओके, सो दिस इज द पॉलीमर। ये क्या है? पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ओके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके क्या बनाते हैं? डीएनए और आरएनए बनाते हैं। तो हम यहाँ पे आरएनए नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए पढ़ेंगे। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है, हम सभी जानते हैं। ओके, ये आपको अभी इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अगर अभी आप इसको नहीं समझते हैं तो ट्वेल्थ में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ट्वेल्थ में आपको बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जितना पूछा जाता है एग्जाम में सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा, तो थोड़ा रिलैक्स करके बैठिएगा और वक्त निकाल के, है ना। डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, 1964 में। एक्चुअली इन्होंने नहीं दिया था टोटली, हाँ, दूसरे किसी ने दिया था। अभी उनका नाम रोजालिंड करके ऐसे नाम था उनका। उन लोगों ने एक्चुअली जो मेन थिंग थी उसकी बनाई थी, फिर उस पे इन्होंने बहुत सारा वर्क किया और एक मॉडल तैयार किया। जैसे कि आपने कोई आइडिया लाया और आपके आइडिया को किसी ने लेकर के एक मॉडल बना दिया, तो इन्होंने वो मॉडल बनाया उनके आइडिया को लेकर के, और इनको नोबेल प्राइज मिला। कैसे इन्होंने देखा था डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर, और थ्रू द एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू पूरे डीएनए को स्ट्रक्चर को इन्होंने देखा था सेल के अंदर। इनकी मॉडल क्या बोलती है? मॉडल बोलती है कि जो डीएनए है उसमें डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है? हेलिक्स मतलब लेडर, लेडर, ठीक है। इसका मतलब दो स्ट्रैंड है, ऐसे ये दिख रहा है ना, दो स्ट्रैंड है। ओके, ये जो दो स्टैंड है किससे जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं? बेस पेयर से। बेस पेयर इनमें प्रेजेंट है। बेस पेयर कैसे? एक होता है प्यूरीन बेस पेयर, ठीक है, और दूसरा होता है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन, प्यूरीन और पिरिमिडीन। सॉरी, प्योर लिख दिया है मैंने, मैं भी गजब। प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। अब ध्यान से देखिए, प्यूरीन जो होता है, नाम है छोटा, लेकिन इसमें डबल डबल रिंग होते हैं। डबल रिंग होते हैं, डबल रिंग, ठीक है। पिरिमिडीन नाम है बड़ा, बट इसमें सिंगल रिंग होते हैं, सिंगल रिंग। इतना आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। प्यूरीन और पिरिमिडीन कौन कौन से हैं? ए और जी है प्यूरीन। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको कि प्योर क्या होता है। प्योर आप आलू गोभी खाना चाहते हैं तो एजी, एजी मतलब आलू गोभी, लेकिन यहाँ आलू गोभी नहीं है, यहाँ क्या है? एडेनिन है और ग्वानिन है, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरीन है, ठीक है। इस तरफ देखिए, ये एडेनिन, एडेनिन है, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन क्या है? प्यूरीन है। और पिरिमिडीन में कौन आता है? थाइमीन, थाइमीन एंड साइटोसिन, साइटोसिन, ठीक है, ये आते हैं। बच्चों ये ध्यान रखना, नीट वाले जो है ना, एनटीए थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है बच्चों को। थाइमीन के जगह पे आपको थायमीन लिखता है, थायमीन। बच्चों ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये एक तरह का विटामिन बी है, और थाइमीन होता है। स्पेलिंग ध्यान रखना, ठीक है। लिखेगा एडेनिन के साथ थाइमीन होगा, या ये वाला थाइमीन दे देगा, तो बच्चों को स्पेलिंग तो याद रहती नहीं है, वो ये वाला टिक करके आ जाते हैं। यस, यूरासिल जुड़ता है एडेनिन के साथ आरएनए में। एडेनिन थाइमीन के साथ जुड़ता है, एडेनिन थाइमीन के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन साइटोसिन जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ।
3 बॉन्ड के साथ। कहीं कहीं पे लिखा होता है एडेनिन थायमिन जुड़ता है सिंगल बॉन्ड के साथ और गुआनिन साइटोसिन जुड़ता है 2 के साथ, ठीक है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको फॉलो करना है, एडेनिन थायमिन डबल बॉन्ड के साथ और गुआनिन साइटोसिन 3 बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। और यही आरएनए में क्या करता है, एडेनिन अपना जो साथी है थायमिन उसको छोड़ के यूरासिल के साथ जुड़ जाता है। ओके, आप देख सकते हैं एडेनिन जहां है वहां थायमिन है, ग्वानिन जहां है वहां साइटोसिन है। तो ये अपना अपना जोड़ी बना के रखे हैं, अपने अपने बेस्ट फ्रेंड बना के रखे हैं। ओके, यहाँ पे ये है आपका राइबोज सुगर, ये है बेस पेयर और ये है फॉस्फेट। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने सुना होगा 5' एंड और 3' एंड, ठीक है। 5' एंड और 3' एंड। मेरी आवाज आ रही है ठीक से, रुक तो नहीं रहा मेरा वीडियो? नो मैम, बढ़िया तरीके से आ रही है। अच्छा ठीक है। हाँ, 5' एंड और 3' एंड ये क्या होता है, देखो जो एंड ना फ्री रहेगा उसको बोलेंगे ऊपर वाला 5' एंड या 3' एंड, जो भी एंड फ्री रहेगा। जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कोई ऑक्सीजन के बाद वाला जो होगा राइट साइड से हम हमेशा कार्बन की नंबरिंग शुरू करेंगे। तो ये ऑक्सीजन है तो यहाँ क्या होगा, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, यहाँ पे कार्बन 5। तो कार्बन 5 क्या है, फ्री है। एक्चुअली यहाँ पे फॉस्फेट नहीं बनना था, यहाँ न्यूक्लियोटाइड समझाने के लिए दिया है। जो 5 है ना फ्री है, उसके साथ कुछ नहीं लगा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका 5' एंड, 5' एंड, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, 5' एंड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 ये वाला फ्री है, तो ये हो जाएगा 3' एंड। मैम जहाँ जहाँ कार्बन है वहां वहां एक स्टिक से हाइड्रोजन भी रिप्रेजेंट करते हैं ना? हाँ, हाइड्रोजन भी पिछली क्लास में मैंने बताया था, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोक्सिल, अगर ऊपर हाइड्रोक्सिल है तो नीचे हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये इधर वाले में देखिए, ये जो है, ये जो रिंग थी वो उल्टी हो गई है ना, उल्टी हो गई। तो यहाँ ओ है तो 1 किधर जाएगा, राइट साइड से, उसके राइट साइड से, ओ के राइट साइड से 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 एंड तो इधर अटैच है, दोनों तरफ पैक है। कौन सा एंड फ्री है, 3 एंड फ्री है, 3 एंड फ्री है। तो ये क्या हो जाएगा, 3' एंड और ये हो जाएगा 5' एंड, ठीक है। तो ये एंटी पैरेलल चलते हैं। अगर 5' एंड इधर फ्री है तो इधर 3' एंड फ्री होगा, इधर 3', ठीक है। तो 5' ऊपर होगा तो नीचे 3' ऊपर होगा तो नीचे 5'। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। एक जो सीढ़ी है वो कैसे चलती है, 5' 3', ठीक है। तो अगर ये ऊपर वाली 5' है तो नीचे 3' होगी, ठीक है। और ये दोनों अगर 5 3 है तो इधर वाला क्या होगा, 3 और 5, ऐसे एंटी पैरेलल चलता है, ठीक है। और ये 5 और 3 क्या है, कौन सा एंड फ्री है उसका, कौन सा एंड फ्री है, ठीक है। जो राइबोज सुगर है उसका कौन सा एंड फ्री है। डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों बोला जाता है, बताइए, पिछली क्लास में मैंने बताया है। डीऑक्सीराइबोज सुगर क्यों बोला जाता क्योंकि है, मैम उसमें से ना एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। यस, वेरी गुड आकृति। डी का मतलब है कम होना, ठीक है। इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। जैसे आरएनए में क्या होता है, आरएनए का फॉर्मूला क्या है, C5H10 H10O5, ठीक है। लेकिन डीएनए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C5H10O4 हो जाता है, एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज सुगर बोला जाता है, ठीक है। कौन सा सुगर होता है, मोनोसेकेराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था ना, मोनोसेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड का पेंटोज सुगर, मोनोसेकेराइड का पेंटोज सुगर होता है, जिसमें कार्बन में 5 होते हैं, 5 कार्बन जिसमें होते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये कौन वाला स्ट्रक्चर है, मैंने बताया था आपको पायरानोज स्ट्रक्चर और फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। जल्दी बताइए, पायरानोज है या फ्यूरानोज स्ट्रक्चर? राइबोज इज पायरानोज और फ्यूरानोज। क्लास में पढ़ाया, पिछली क्लास में मैंने पायरानोज एंड फ्यूरानोज। पायरानोज में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर थे, 1 ऑक्सीजन लिंक विथ
6 कार्बन, और फ्यूरानोज में पेंटागोनल स्ट्रक्चर था। तो ये कौन है? फ्यूरानोज, फ्यूरानोज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बैकबोन फॉर्म्ड बाय सुगर फॉस्फेट सुगर चेन। बैकबोन जो है ना, इसकी रीढ़ की हड्डी, ये देखिए, ये है इसकी रीढ़ की हड्डी। ये इसकी जो रीढ़ की हड्डी बनती है वो किससे बनी हुई है? सुगर से और फॉस्फेट से। रीढ़ की हड्डी किससे बनी हुई है? रीढ़ की हड्डी किससे बनी हुई है? सुगर से और फॉस्फेट से। ये है रीढ़ की हड्डी इसकी, सुगर फॉस्फेट से। ओके, नाइट्रोजन बेसेस से जुड़े हुए रहते हैं, दो नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ए और टी के बीच में डबल, जी और सी के बीच में ट्रिपल। ओके, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, जी एंड सी के बीच में, एंड ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। दीज लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो 5 डैश एंड है, ओके, यहाँ पे फॉस्फेट नहीं होना चाहिए। 5 डैश एंड फ्री है, इसका 3 डैश एंड फ्री है। हाँ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर ही होती है, ओके, उसी में होती है। मैम चैप्टर खत्म होने के बाद आप इसके पूरे नोट्स अपलोड कर दोगे ना? आज ही भेज दूंगी। एक्चुअली मैं पिछली क्लास में भेजने वाली थी, है ना, लेकिन अभी जो मैंने पढ़ाया है जस्ट 4 to 5 में, उसमें सारा एनोटेशन डिलीट हो गया, तो अभी सबको भेजूंगी। ठीक है, अभी तुरंत भेजूंगी। ओके मैम। फॉस्फेट, फॉस्फेट एंड हमेशा 5 डैश एंड होता है। ठीक है, और OH वाला हमेशा 3 डैश। OH कहीं पे है मतलब वो 3 डैश, मतलब 3 वाले पे ना हमेशा OH रहेगा, और 5 वाले पे, 5वें कार्बन पे हमेशा फॉस्फेट जुड़ता है। 5वें कार्बन पे हमेशा फॉस्फेट जुड़ता है, 3 कार्बन पे हमेशा OH जुड़ता है। ओके, और आपको इस चैप्टर में इसमें क्या याद रखना है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, कि जो स्टैंड टर्न्स 36 डिग्री एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट। जो घूमता है वो 36 डिग्री पे घूमता है। दूसरी बात, 1 फुल टर्न में 10 स्टेप होते हैं, मतलब 10 बेस पेयर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखिए कि यहां से स्टार्ट हुआ और यहां आके वापस ऐसे आया, तो इसके बीच में 10 बेस पेयर होंगे। AT, GC ऐसे करके 10 बेस पेयर होंगे। ठीक है, 1 फुल जो टर्न होगा, 1 फुल टर्न में कितने होंगे? 10 बेस पेयर होंगे। ये आपको याद रखना। इसी को क्या बोलते हैं? पिच। इसी को क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। जैसे 3.4 nm, यहाँ पे ना इनके बीच में 10 बेस पेयर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 दिख नहीं रहा है, इसमें दिखाया नहीं है, 10 बेस पेयर होंगे। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है? 3.4 nm। और 2 ये जैसे एडेनिन थाइमिन है, फिर से ग्वानिन साइटोसिन है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसका लेंथ कितना होता है? 0.34 nm, इतना होता है। ठीक है, आपकी एक सेल में डीएनए कितना बड़ा होता है, किसी को पता है? इसका आंसर ढूंढ के रखना। आपके एक मैम मीटर्स में होता है ना? मीटर में होता है। एक सेल में कितना बड़ा डीएनए होता है, और पूरी बॉडी का डीएनए अगर निकाल लिया जाए तो वो कितना बड़ा होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए बोल रही हूँ, पता करके बताना। ठीक है, ओके मैम। ओके, यही है पूरा जो मैंने बताया। 5 डैश एंड, 3 डैश एंड, एंटी पैरेलल होते हैं 3 डैश एंड, 5 डैश एंड। ठीक है, शायद 2 या 3 मीटर होता है। हाँ 2 मीटर, 2 2 मीटर, मीटर। हाँ 2 मीटर एक सेल। हम याद नहीं था, थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा था। चलो ठीक है, मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म में बच्चों मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं चैप्टर 1 से बार बार आपको मेटाबॉलिज्म समझा रही हूँ। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? आपकी बॉडी में जितना रिएक्शन चलता है वो मेटाबॉलिज्म होता है। क्यों बार बार मेटाबॉलिज्म पे इतना फोकस किया जा रहा है? क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअली है क्या। जिंदा रहने के लिए दिन भर हमारी बॉडी में ना, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे अंदर कुछ रिएक्शन चल रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, CO2 जा रहा है, ATP बन रहा है,
ठीक है, फिर एटीपी यूज हो रहा है, कहीं कहीं ग्लूकोज बन रहा है, कहीं ग्लाइकोजन बन रहा है, कहीं अमाइनो एसिड बन रहा है, कहीं प्रोटीन बन रहा है। तो मेरे शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर मल्टीपल ऑफ रिएक्शन चल रहे हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, ये सभी जानते हैं, है ना। और इसमें रिलीज ऑफ एनर्जी होती है और यूज ऑफ एनर्जी दोनों होता है। ओके, नाउ बच्चों एक सबसे इसमें ना एक वर्ड है टर्न ओवर, जिसको लेके बच्चों को लगता है ये इसका मीनिंग क्या है। टर्न ओवर, अपना बुक खोलिए, बुक में पेज नंबर 152, पेज नंबर 152 में ना टर्न ओवर के बारे में दिया है। टर्न आंसर भी बता दिया। टर्न ओवर का मतलब क्या है कि वन बायोमोलिक्यूल, ठीक है, वन बायोमोलिक्यूल कन्वर्टेड into another टर्न ओवर, बदल जाना, ठीक है। मतलब आपका मोनोमर किस में बदल रहा है, मोनोमर किस में बदल रहा है, पॉलीमर में, और पॉलीमर किस में बदल रहा है, आपका मोनोमर में। पॉलीमर किस में बदलता है, मोनोमर में। और बच्चों हमारी बॉडी में ना हर चीज की कॉन्सेंट्रेशन एकदम मतलब ना फिक्स होती है। जैसे ग्लूकोज आपकी बॉडी में कितना प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज फिक्स। ब्लड कितना प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज फिक्स। हर चीज की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है। अगर उससे ज्यादा हुई तो डेथ, उससे कम हुई तो डेथ, है ना। थोड़ा मोड़ा कम हुआ तो यू कैन बैलेंस, बट ज्यादा होने पे फिर डेथ, ठीक है। तो हमेशा हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ टर्न हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, मतलब बायोमोलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं टर्न ओवर। लिविंग स्टेट में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन पढ़नी है, एंड दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इसका मतलब, लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं और काम करते रहना चाहते हैं तो आपकी बॉडी जो है हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। बॉडी शुड बी इन नॉन इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब कि एक एक सेल नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे होना चाहिए। मतलब एक चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन, सेल के बाहर कोई हाई कॉन्सेंट्रेशन में है तो सेल के अंदर वही चीज लो कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए, ठीक है। क्यों, तभी तो चीजें आती जाती रहेंगी, तभी तो आपका बॉडी बने, मतलब बॉडी में एटीपी बनेगा, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे वर्क। ओके, अदरवाइज जब आपकी बॉडी में ना अंदर कुछ आ रहा है, ना बाहर कुछ जा रहा है, और ना ही एनाबॉलिज्म हो रहा है, ना कैटाबॉलिज्म हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गए, है ना, स्वाहा हो गए, सिधार गए, ठीक है। तो बॉडी, और इसके लिए नॉन इक्विलिब्रियम में रहने के लिए बॉडी हमेशा एक कांस्टेंट एफर्ट लगाती रहती है, बॉडी हमेशा कांस्टेंट एफर्ट लगाती रहती है। हाँ, स्वाहा हो जाएगा, भस्म, है ना, हमेशा एफर्ट लगाती रहती है। अभी आपको पता है मेरे साथ इतनी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि मैं ना एंजाइम्स पढ़ाते पढ़ाते उसके बाद जस्ट मेरी क्लास एंड हुई, मैं गई थोड़ा मार्केट, हाँ, तो मुझे मतलब पेन लेना था, तो मैंने पेन की जगह बोला कि भाई जरा एंजाइम देना मतलब इतना दिमाग में पढ़ाते पढ़ाते वो चीज घुस जाती है कि वो मुझे ऐसे देखने लगा। फिर मुझे नहीं पता कि मैंने एंजाइम बोला, फिर उसने बोला एंजाइम, मैंने बोला अच्छा पेन दीजिएगा ठीक है ठीक है। तो यही हो रहा है कि पढ़ाते पढ़ाते ना ओके। तो ये वाली जो लाइन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप लोग पढ़ के जाइएगा कि हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम में रहती है, इक्विलिब्रियम में नहीं। मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया, ठीक है। तो सारे बच्चे जो है पानी पी ले जल्दी से, फटाक से, क्योंकि अब हम
नया कुछ पढ़ने जा रहे हैं, ब्रेन में कुछ नया जाने वाला है। तो जब भी हम कुछ नया सीखते हैं ना, तो ब्रेन क्या करता है, नई पुरानी चीजों को डिलीट करने लगता है। तो हमको डिलीट नहीं करना है, हमको ना ब्रेन को थोड़ी एनर्जी देनी है, तो हम पानी पिएंगे। पता है मैं पानी क्यों पीती हूँ? मैं पीऊंगी तभी आप पिएंगे, है ना। अगर मैं सिर्फ बोलूंगी तो आप नहीं पिएंगे। मैम मैंने तो पी भी लिया। हाँ, एक्शन करना पड़ता है साथ में बच्चों के, ठीक है। क्या होता है, पेरेंट्स बोलते हैं ये बाहर की चीजें मत खाओ, बाहर की चीजें मत खाओ, और जब वो खुद खाने लगते हैं ना, तो फिर बच्चों को लगता है अच्छा ये बस ऐसे ही बोलते हैं, बोलने की बात है, ये सब खुद इम्प्लीमेंट करना होता है। ओके, सो एंजाइम्स पढ़ेंगे, एंजाइम्स। ओके, एंजाइम्स बच्चों, इस टॉपिक में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज हम समझेंगे, ये कि आपको बुखार के समय भूख क्यों कम लगता है, आपको गर्म चीजें क्यों नहीं खानी चाहिए, आपको ज्यादा तली भुनी चीजें क्यों नहीं खानी चाहिए, इसका आपके शरीर पे क्या असर पड़ता है। फिर हम समझेंगे कि जो शेफ वगैरह होते हैं वो इतनी जल्दी नॉनवेज वगैरह कैसे बना लेते हैं। ओके, और कुछ सर्फ बहुत जल्दी ये स्टेन वगैरह धो देते हैं, और कुछ सर्फ को बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और किसी भी चीज को फास्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओके, किसी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम्स आर प्रोटीन, ओके, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम को छोड़ करके, राइबोजाइम को छोड़कर सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। राइबोजाइम क्या होता है? आरएनए, या आरएनए का बना होता है। एंजाइम्स आर प्रोटीन, एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। देखो बच्चों, केमिस्ट्री में एक कैटलिस्ट आता है। कैटलिस्ट क्या करता है? किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। कैटलिस्ट हम कब डालते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट में डालते हैं ना कैटलिस्ट, तो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। अच्छा, एरियल साफ करता है, अभी मैं बताती हूँ क्यों साफ करता है, ठीक है। कैटलिस्ट एसिलरेट केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन को फास्ट करता। वैसे ही बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। ओके, एंजाइम्स रिएक्शन को फास्ट करते हैं। कैसे फास्ट करते हैं? कैसे फास्ट करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। अब मैम ये सब क्या है, चलो बताती हूँ। एंजाइम्स आर लाइक योर नेहा मैम, एंजाइम्स आर लाइक योर नेहा मैम, ठीक है। अब देखो, ये है आपकी, यहाँ पे ना ये आपकी सीट है, सॉरी ये सीट मैं ऐसे कैसे बना रही हूँ इंसान की तरह, क्या बात है भाई। यहाँ पे आपकी सीट है, ठीक है, यहाँ पे आपकी नीट की सीट है। कोई बात नहीं करेगा क्लास में, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये नीट की सीट है आपकी, ठीक है, एम्स में इंतजार कर रही है। यहाँ पे आप हैं और आप चाहते हैं कि मतलब आपको नीट की सीट मिल जाए, लेकिन इतना पढ़ना है, इतनी सारे तरह की बुक्स है और कोई टीचर नहीं है आपके पास, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तभी आ गया आपकी लाइफ में एक टीचर, ओके, तभी आ गया आपकी लाइफ में एक टीचर। उसने क्या किया? डोंट वरी, उसने डायरेक्ट टनल बना दिया यहाँ, और साथ ही साथ आपको स्केटिंग शूज भी दे दिया, जाओ पहन के पहुंच जाओ। तो आप फटाक से यहाँ पे पहुंच गए। तो आपकी जो इतनी एनर्जी थी उसको इसने कम कर दिया, जो लगने वाली एनर्जी थी। दूसरा, आपका टाइम बचा दिया और आपके इस काम को फास्ट कर दिया। जो आप 5 साल में नीट क्रैक करते, वो 1 साल में नीट क्रैक कर गए, 1 ईयर में, ठीक है। हाँ, मेरे एग्जाम्पल मस्त होते हैं ठीक है, 1 साल में नीट आप क्रैक कर गए। यही होता है बच्चों एंजाइम का काम। एंजाइम्स ना, एंजाइम्स इज लाइक योर टीचर, ठीक है, लाइक योर टीचर। और एंजाइम्स खुद चेंज नहीं होते। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग सारे नीट क्रैक कर जाते हैं, तो आप तो डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन मैं तो टीचर ही रहूंगी ना, मैं तो टीचर ही रहूंगी। फिर मेरे लाइफ में कोई और बच्चे आएंगे, फिर मैं उन पे वर्क करूंगी। तो ऐसे ही एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम खुद नहीं बदलते, एंजाइम दूसरे जो सबस्ट्रेट इनके साथ बाइंड होते हैं उनको प्रोडक्ट में बदल देते हैं, लेकिन वो खुद रहते हैं।
फिर दूसरा प्रोडक्ट यहाँ वेट करता रहता है कि मैं भी अब प्रोडक्ट में बदलूंगा। समझ गए? ये होते हैं एंजाइम्स। तो आप यहाँ पे पहुंच गए रॉक एंड रोल करते हुए। ओके, तो एंजाइम्स जो है सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एनर्जी जो आपको लगानी है प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, टू स्टार्ट द रिएक्शन। कुहने ने इस एंजाइम का नाम दिया था। ओके, और एंजाइम को खोजा था किसने? एक पायने नाम का था साइंटिस्ट, पायने। ठीक है, उसने एंजाइम का नाम पाया, एंजाइम को पाया था। ठीक है, एंजाइम को खोजा था, तो ऐसे याद रखना है, पायने, पायने ने पाया था, प्रेम रतन धन पायो, है ना। पायने ने पाया था एंजाइम को और उसका नाम रखा था कौन? किसने? कुहने ने। कुहने ने। एंजाइम्स एक्चुअली रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, ये मैंने बताया है ना, और इंक्रीज कर देता है हमारे अंदर बॉडी में फंक्शन को। ओके, अब ध्यान से सुनना, कुछ एंजाइम इतना ज्यादा फास्ट करते हैं, कुछ एंजाइम इतना ज्यादा फास्ट करते हैं रिएक्शन को कि मिलियंस टाइम बढ़ा देते हैं, मतलब मिलियंस टाइम कम कर देते हैं, मिलियंस टाइम। ठीक है, उसको डिक्रीज कर देते हैं टाइम को, मतलब अरे यार मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ फिर से बैक आती हूँ। कुछ एंजाइम्स इतने एक्टिव होते हैं कि जिस काम को करने में मिलियन समय लगता, उसको वो मिली सेकेंड में कर देते हैं, उसको वो मिली सेकेंड में कर देते हैं। ठीक है, वो एंजाइम होते हैं, नहीं HCl नहीं, वो एंजाइम होते हैं ऑर्निथिडीन। ठीक है, ऑर्निथिडीन डीहाइड्रोजिनेज, इस तरह का कोई एंजाइम होता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो जिस पे वर्क करता, हाँ वो वर्क करता है पिरिमिडीन पे। पिरिमिडीन जो आपका बनता है ना, उस पे वर्क करता है। पिरिमिडीन को बनने में मिलियन ईयर्स लग सकते हैं, लेकिन वो कैसे बना देता है? मिली सेकेंड में बना देता है, इतना फास्ट कर देता है रिएक्शन को। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके शरीर में फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम खत्म हो जाए, तो फैट को डाइजेस्ट करने में हो सकता है आपको 1 महीने 2 महीने लगे, लेकिन वही एंजाइम प्रेजेंट है तो कितने घंटे में हो जाता है? 1-2 घंटे के अंदर फैट डाइजेस्ट हो जाता है। समझ गए? तो एंजाइम्स का आपकी बॉडी में और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, फीचर्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के फीचर्स क्या हैं? चलो फीचर्स बताने से पहले एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ कि जब आप रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद ना आपने देखा होगा कि शेफ जो है बहुत जल्दी चिकन वगैरह, मीट वगैरह बहुत जल्दी बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्यों बना लेते हैं? क्योंकि वो ना उसके साथ, मीट के साथ क्या यूज करते हैं? पपाया, या फिर उसको ना पपाया की लीफ से रैप कर देते हैं, पपाया की लीफ से रैप कर देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यस, क्यों करते हैं? इसके पीछे रीजन ये है कि पपाया में एक एंजाइम होता है, दैट इज पेप्पीन। पपाया में एक एंजाइम होता है पेप्पीन। ये एंजाइम क्या करता है? जो प्रोटीन है मीट में, उसको तोड़ देता है और मीट को सॉफ्ट कर देता है, और मीट फटाफट बन जाती है, जल्दी कुक हो जाती है। ठीक है, तो जब भी इसको देखो, आप भी यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। आप पपाया अगर डेली खाली पेट खाते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, कोई भी चीज को अच्छा किया है, पपाया अगर आप डेली खाली पेट खाते हैं थोड़ा सा, तो आपके जो भी आप प्रोटीन खाएंगे बच्चों, वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, वो जल्दी डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो पेप्पीन जो एंजाइम है वो बहुत फास्ट वर्क करता है प्रोटीन पे। नाउ फीचर्स ऑफ एंजाइम्स, दे हैव एन एक्टिव साइट। देखो हमने पढ़ा था टर्शियरी प्रोटीन पढ़ा था। टर्शियरी प्रोटीन ही घूम फिर कर ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये बना देते हैं एंजाइम, ये बना देते हैं एंजाइम। और इनमें इस तरह से घूम फिर कर टर्शियरी स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये बनाते हैं एंजाइम। और इन एंजाइम में बीच बीच में डिप्रेशन होता है, बीच बीच में डिप्रेशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। और इसी एक्टिव साइट में आकर के क्या जुड़ेंगे? सबस्ट्रेट। इसी एक्टिव साइट में आके क्या जुड़ेंगे? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब क्या मैम?
सबस्ट्रेट का मतलब होता है बच्चों कोई भी फूड या कोई भी चीज, यस प्रोटीन से ही एंजाइम बने ना, मैंने बोला ना एंजाइम्स आर प्रोटीन, प्रोटीन से ही एंजाइम बने। कौन से प्रोटीन से? टर्शियरी, ठीक है, टर्शियरी जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं एंजाइम, घूम फिर कर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं एंजाइम, और एंजाइम्स में बीच बीच में ना ऐसे डिप्रेशन होता है और उसको बोलते हैं क्या? एक्टिव साइट। और यहीं पे जाके सबस्ट्रेट लगते हैं, फूड लगते हैं और जाकर के वो प्रोडक्ट में बदलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, एंजाइम, ठीक है। कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। और ये है आपका एक्टिव साइट, एक्टिव साइट जहां पे आकर के प्रोटीन लगेगा, जहां पे आकर प्रोटीन लगेगा। अब यहां पे आकर के प्रोटीन आपका लग गया, प्रोटीन, तो प्रोटीन को हमने क्या बोला? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कौन होता है? जो प्रोडक्ट में बदलेगा, जो टूटेगा, जिसको एंजाइम खाएगा, तोड़ेगा, ठीक है। और इसको फिर प्रोटीन को तोड़ के किस में बदल देगा? अमाइनो एसिड में, ठीक है। तो एक्टिव साइट होता है। एंजाइम इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने बताया यहाँ पे आपकी एनर्जी इतनी लगनी थी, इतनी लग गई, इतनी कम कर दी ना टीचर ने, है ना, और आपका स्पीड फास्ट कर दिया। हाँ वो मैं बता रही हूँ, देखो एंजाइम डिफर फ्रॉम मोस्ट अदर कैटलिस्ट बाय बीइंग मच मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स सबस्ट्रेट। देखो कैटलिस्ट क्या होता है? स्पेसिफिक, मतलब ना चूजी नहीं होता उसमें, वो उसको आप किसी में भी डाल दो तो वही काम करेगा। लेकिन एंजाइम ना बहुत चूजी होते हैं, मैं तो यही खाऊंगा, पेप्सिन बोलेगा मैं तो प्रोटीन खाऊंगा, ठीक है, आपका अमाइलेज बोलेगा मैं तो कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, उनको जो चाहिए वो उसी को ब्रेक करेंगे। क्यों ब्रेक करते हैं? क्योंकि उनका अपना डिजाइन होता है, एक्टिव साइट होता है, ठीक है। आगे अभी और अच्छे समझेंगे आप। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, जो कि टर्शियरी इससे बनते हैं, टर्शियरी प्रोटीन से, ठीक है। एंड दे आर लार्जर देन देयर सबस्ट्रेट, लार्जर होते हैं सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट छोटा होगा, एंजाइम बड़ा होगा, सबस्ट्रेट छोटा, एंजाइम बड़ा, ठीक है। और इस तरह से लॉक हो जाते हैं। नाम कैसे रखते हैं एंजाइम का? नेम प्लस एज। जैसे मान लीजिए प्रोटीएज है, प्रोटीएज क्या है? प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम, तो प्रोट से प्रोटीन, फिर एज। मान लीजिए लिपेज है, लिपिड को तोड़ने वाली एंजाइम, तो लिप प्लस एज, लिपेज, ठीक है। इस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। नाउ एंजाइम्स आर ओलिगोडायनेमिक, इसका क्या मतलब होता है? ओलिगोडायनेमिक का मतलब होता है वेरी फ्यू एंजाइम्स कैन ब्रेक अ लॉट ऑफ सबस्ट्रेट। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रोटीन को तोड़ने के लिए बहुत सारा एंजाइम चाहिए, ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन को तोड़ने के लिए बहुत सारा एंजाइम नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी नेहा मैम नहीं चाहिए, एक ही नेहा मैम चाहिए, ठीक है। आप इतने सारे हो तो मैंने क्या सबके लिए अलग अलग नेहा मैम बैठा के रखा है? नहीं, एक ही है, ठीक है। सो वेरी फ्यू एंजाइम कैन break, okay, many substrate, okay. चलो, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? बार बार मैम आप बोल रही है एक्टिवेशन एनर्जी, ये है क्या? ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ये इस ग्राफ से क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है वो भी मैं बता रही हूँ। ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कैसा चल रहा है, मतलब आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है। ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, ओके। तो देखो जब टीचर नहीं है तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लग रही है? बहुत ज्यादा। मतलब प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए जो आप एनर्जी लगा रहे हैं वो कितनी है? बहुत ज्यादा। बहुत सारा बुक्स पढ़ रहे हैं, गूगल में सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं, मतलब आप 15 से 18 आवर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन
जब टीचर आ गया आपकी लाइफ में, उसने क्या किया कि सारी जो एनसीईआरटी में चीजें लिखी ना उसका सार निकाल के नोट्स बना दिया, आपको एमसीक्यूज दे दिए, तो आपका एफर्ट, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कम हो गई? ओनली 2 आवर। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो आपको किक की जरूरत है ना, एनर्जी की जरूरत है, उसको क्या बोल रहे हैं हम? एक्टिवेशन एनर्जी। amount of energy required to convert the substrate into product, okay, or amount of energy required to start the reaction, इसको बोल रहे हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें देखो एक ट्रांजिशन स्टेट आता है, एक ट्रांजिशन स्टेट आता है जब एंजाइम के साथ है, मतलब जब टीचर है आपके साथ, तो ट्रांजिशन स्टेट जल्दी आ गया, मतलब यहाँ पे आप समझ गए, यहाँ पे आप समझ गए कि हाँ मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, अब तो मैं नीट निकाल लूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रांजिशन स्टेट भी लेट से मिल रहा है, समझ गए? तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है एंजाइम के प्रेजेंस में। ओके, तो क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चों? ये वाला चीज गायब कर देगा इस ग्राफ से, ये वाला चीज गायब कर देगा और पूछ, यहाँ पे लिख देगा ए, यहाँ लिख देगा बी, और पूछेगा कि इस ग्राफ में ए क्या है, विदाउट एंजाइम है या विथ एंजाइम है, ऐसे करके घुमा फिरा के देगा। ए दे देगा विथ एंजाइम, बी दे देगा विदाउट एंजाइम, या दोनों को विदाउट एंजाइम, दोनों को विथ एंजाइम, ऐसे करके देगा। तो याद रखना है, जब ज्यादा एनर्जी लग रही है विदाउट एंजाइम मतलब विदाउट टीचर, कम एनर्जी लग रही है मतलब विथ टीचर, विथ एंजाइम, मतलब एंजाइम मतलब टीचर, है ना। मुझे एकदम एंजाइम टीचर की तरह ही लगता है, खुद नहीं बदलता, जो आते जा रहे हैं बच्चे उनको बदलता है, फिर वेट करता है और बच्चे आएंगे और बच्चों के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, नहीं मेरा नाम एंजाइम मत रखो भाई। चलो, थियरीज अबाउट एंजाइमेटिक एक्शन। अब ये एंजाइम्स वर्क कैसे करते हैं, इस पर ना अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थियरी दी। सबसे पहले आए एमिल फिशर। एमिल फिशर ने हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना की, सोचा, विचार किया दिमाग में, कुछ इन्होंने इस पे स्टडी नहीं की थी बहुत ज्यादा, विचार करके बोला कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस, थैंक यू कार्तिक, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एक्ट एज लॉक। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो एंजाइम का एक्टिव साइट है वो क्या है, लॉक के साइट की तरह। लॉक में कैसा होता है, एक जगह होती है ना जहां पे की फिट हो जाता है ना, की फिट हो जाता है, इसी को बोलते हैं लॉक एंड की, लॉक एंड की, क्योंकि इसका जो एक्टिव साइट है लॉक के एक्टिव साइट की तरह है ना, उसमें चाबी जाती है, दोनों का शेप एक जैसा होता है, दोनों का शेप एक जैसा होता है, ओके, और वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए शेप एक जैसा है, ऐसा है, यहाँ भी शेप एक जैसा है, तो वो क्या होगा, उसमें फिट हो जाएगा। जैसे नहीं, फ्लूइड नहीं होता। जैसे एंजाइम्स में, हर एंजाइम्स में जैसे हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होती है, किसी और चाबी से वो नहीं खुलेगा, वैसे ही हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है। ये देखो ऐसे, ये देखो, ये इसी में जा पाएगा और ये वाला इसी में जा पाएगा। ओके, तो हर लॉक का स्पेसिफिक चाबी होती है, वैसे ही हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। पेप्सिन बोलेगा मैं, पेप्सिन क्या बोलेगा, मैं प्रोटीन के साथ ही बाइंड करूंगा, और आपका कार्बोहाइड्रेट बोलेगा कि मैं इसके अमाइलेज के साथ ही बाइंड करूंगा, इस तरह से। ठीक है, लेकिन फिर कॉसलैंड आए, कॉसलैंड ने थोड़ी स्टडी की और बोला नहीं नहीं, गलत है, गलत है ये बात, सारे एंजाइम ऐसे नहीं होते, कुछ एंजाइम फ्लेक्सिबल भी होते हैं भाई, है ना। जैसे कि अब मान लो कुछ टीचर है ना, वो 2 तरह का पढ़ा सकते हैं, ओके, आपको जैसी नीड उस तरह से पढ़ाएंगे। कुछ टीचर होते हैं एकदम रिजिड होते हैं, देखो मैं ऐसा ही पढ़ाऊंगा और मैं सिर्फ नीट के बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो ये हो गया लॉक एंड की वाला, एकदम स्टिफ होता है।
एक्टिव साइट। और यहाँ क्या है, इन कॉसलैंड ने बोला कि एंजाइम का एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होता है। देखो यहाँ पे अर्धचंद्राकार है, और सबस्ट्रेट कैसा आया है, सबस्ट्रेट कैसा आया है, सबस्ट्रेट आया है ऐसा स्क्वायर शेप का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब सबस्ट्रेट को देखा तो एंजाइम चेंज हो गया, वो भी स्क्वायर शेप का हो गया, ठीक है। तो मतलब ये उन टीचर्स की तरह है ना जो बोलते ठीक है बच्चों, अगर आपको CUET की तैयारी करानी तो हम वही करा देंगे, ठीक है, आपको SSC की तैयारी करनी हम वही करा देंगे, है ना। तो एकदम फिक्स नहीं है इनका, ये चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, है ना। आपको बेसिक से पढ़ना है बेसिक पढ़ा देंगे, एडवांस पढ़ना है एडवांस पढ़ा देंगे, ओके। तो कॉसलैंड ने ये बोला कि एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होती है और वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, ठीक है। जैसे सबस्ट्रेट में प्रोटीन में अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होगा, तो एंजाइम क्या करता है, चेंज हो जाता है, एंजाइम चेंज हो जाता है और फिर प्रोडक्ट में बदल देता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ये एंजाइम ने जो प्रोडक्ट बनाया वो कैसे बनता है, 3 स्टेप में बनता है, 3 स्टेप में बनता है। सबसे पहले बाइंडिंग करेगा, ये क्या करेगा, ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है, और इधर है सबस्ट्रेट, इधर है सबस्ट्रेट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इससे जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ गया। अब क्या होगा, जैसे जुड़ेगा अब ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद रिलीज कर देगा, रिएक्ट करने के बाद अब ये रिलीज कर देगा। ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, और अब ये क्या करेगा, रिएक्ट करने के बाद अब इसको रिलीज कर देगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले टीचर और स्टूडेंट, मैं और आप सबसे पहले एक दूसरे को जाने पहचाने, बाइंड किए कि भाई आपको वही नीड है जो मैं पढ़ाना जानती, ठीक है। तो हम दोनों बाइंड हुए, ओके। फिर हमने रिएक्ट करना शुरू किया, पढ़ाई करने शुरू की, है ना, स्टडी शुरू हो गया, एंड देन फिर आप नीट क्लियर कर लिए। तो जब आप नीट क्लियर कर लिया, अब आपको मुझसे क्या मतलब, अब मैंने छोड़ दिया आपको, जाओ भाई अपने रास्ते, समझ गए। और फिर एंजाइम यहां रह गया, अब वो दूसरे सबस्ट्रेट का वेट कर रहा है, समझ गए, समझ गए, समझे कि नहीं समझे, बताओ। मैम एक और बार बता दीजिए 3 स्टेप्स। 3 स्टेप है बच्चों, बाइंडिंग, रिएक्ट एंड रिलीज। बाइंडिंग मतलब पहले एंजाइम है, एंजाइम के पास सबस्ट्रेट आया, ठीक है, मान लीजिए ये आपका पेप्सिन एंजाइम है, ये प्रोटीन आया, एंजाइम बोल रहा वाओ मजा आ गया, मेरे ही टेस्ट वाला आया, ये बाइंड हो गए। अब अंदर में रिएक्शन चली, ठीक है, रिएक्शन क्या चलेगी, इसको ब्रेक करने की रिएक्शन चली, अब ये ब्रेक हो गया अलग अलग पार्ट में, अब इसने बोला रिलीज हो जाओ, रिलीज हो गया, ठीक है। जैसे आप और मैं पहले बाइंड हुए, एक दूसरे को समझे, आपको नीट पढ़ना था, मुझे नीट पढ़ाना था, फिर हमने स्टडी की साथ में मिलकर, है ना, मैंने पढ़ाया आपने पढ़ा, फिर आपका नीट क्लियर हो गया, मैंने रिलीज कर दिया, समझ गए। आज तो मैं नीट क्लियर करा के छोड़ूंगी, है ना सारे एग्जाम्पल में मैं नीट क्लियर करवा दे रही हूँ आपका, सच में अभी हुआ है या नहीं, लेकिन मेरे सारे एग्जाम्पल में आपका नीट जरूर क्लियर हो गया, है ना नीट एकदम देखो बोलना नहीं कि नेहा मैम ने नीट नहीं क्लियर कराया था, मैंने आज ही नीट क्लियर करा दिया आप लोगों का, हर स्टेप पे नीट क्लियर कराया आपका, ओके। चलो अब देखो इसको साइंटिफिक वे में कैसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखा हुआ आता है, बच्चे डर जाते हैं, बहुत ही इजी चीज है, इजी चीज है, गजब पढ़ाती हूँ चलो थैंक यू, है ना। देखो क्या है, एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़े, ये रहा सबस्ट्रेट, ये रहा एंजाइम, है ना। एंजाइम हमेशा बड़ा होगा, याद रखना, सबस्ट्रेट छोटे होंगे ना, सबस्ट्रेट स्टूडेंट है, छोटे होंगे, हम एज में बड़े होते हैं, तो एंजाइम बड़ा होगा, सबस्ट्रेट छोटा होगा, दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड का क्या नाम है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन गया। जब कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना बच्चों, नोनू आप मिस कर गए क्लास, 9 to 10 में आ जाइएगा, 9 to 10 में,
ठीक है, एंजाइम और क्या हुआ कि प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। अब फिर भी आप बैठे हुए, अरे यार आप नीट क्लियर कर गए, अब आप जाइए, है ना। तो फिर सारे रिलीज हो गए, ठीक है मैम जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट मिले, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, और फिर सारे एंजाइम भी रिलीज हो गया और प्रोडक्ट भी, दोनों अलग अलग हो गए। समझ गए। ऐसे ही आप लोग हमको भी भूल जाएंगे जब बन जाइएगा तो। नो मैम। हाँ हाँ बहुत से बच्चे पढ़ के भूल चुके हैं नेहा मैम को। मैम मैं किसी को नहीं भूलता। चलो मैम ठीक है। तो नीट नीट क्लियर हो जाएगा तो आपके लेंगे। हाँ तब तो बहुत जरूरी, जरूर जरूर मैं दिखवाने आऊंगी फ्री में आप लोगों से, ठीक है। चलो, हाउ डज टेम्परेचर एंड pH अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर, pH एंड आपका सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, देखो जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हमारी बॉडी में हो जाती है ना, तो एंजाइम्स बेचारे डिनेचर हो जाते हैं, कुछ एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। क्या होता है जब फीवर होता है तो आपने देखा होगा कि आपको खाना खाने का मन नहीं करता, बिल्कुल मन नहीं करता, नहीं मम्मी नहीं खाएंगे। पता है इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है बच्चों कि जब फीवर होता है तो एंजाइम्स ना धीरे धीरे पहले सुस्त होते हैं। जब 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, जब इससे ज्यादा टेम्परेचर आपकी बॉडी का बढ़ने लगता है फीवर के दौरान, तो एंजाइम धीरे धीरे इनएक्टिव होते हैं, और इनएक्टिव होने के बाद कभी कभी कुछ एंजाइम तो मर तक जाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि कभी किसी को मलेरिया हुआ या टाइफाइड हुआ, उसके बाद क्या होता है ना कि उनको दूध नहीं पच रहा। ओके, दूध नहीं पच रहा मतलब जो दूध को पचाने वाला एंजाइम था लैक्टेज, वो मर गया। समझ गए। तो ऐसे बच्चों को, हाँ ऐसे बच्चों को ना फिर दूध जब नहीं पचता है तो लैक्टोज फ्री वाला मिल्क दिया जाता है। लैक्टोज फ्री मिल्क आता है उसमें पैकेट में, वो मिल्क दिया जाता है, क्योंकि उनके अंदर लैक्टेज एंजाइम मर जाता है। समझ गए। कोकोनट मिल्क नहीं, दूध दूध होता है। समझ गए। तो क्या आपको समझ में आया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो एंजाइम्स क्या होते हैं, मर भी जाते हैं, इनएक्टिव भी हो जाते हैं। तो ये ग्राफ क्या बता रही है, ये ग्राफ क्या बता रही है, ये ग्राफ बच्चों ये बता रही है कि इधर टेम्परेचर है एक्स एक्सिस पे और इधर है वेलोसिटी वाई एक्सिस पे। ठीक है, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम की जो वेलोसिटी है, एंजाइम के काम करने की जो स्पीड है, वो बढ़ रही है कि घट रही है। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है कि घट रही है, ये हम देखेंगे। देखो सबसे पहले जब हम एंजाइम नहीं, हमेशा बढ़ेगी घटेगी नहीं, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, तो एंजाइम को बड़ा मजा आएगा। वाओ, देखो जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है ना। पहले वेलोसिटी 0 थी, अब वेलोसिटी कितनी पहुंच गई, मान लीजिए 70 स्पीड पे पहुंच गई। ठीक है, ठीक है, तो वहां तक स्पीड पहुंच गई बच्चों। बात नहीं है ना, अभी मिल्क पे बात नहीं, ये वाला जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ। ठीक है, ओके, बात नहीं, ध्यान से सुनो। ये स्पीड 70 तक पहुंच गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सुसुम पानी जानते हो, ल्यूकवार्म वाटर, थोड़ा सा अगर आप हल्का गर्म दूध पीते हैं, हाँ जहां तक आप फिंगर डिप कर सको, आपको मतलब गर्म ना लगे। ठीक है, मैम छोटे बच्चों को ऐसे गाल पे टच करके दिया जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो अगर आप, हाँ जो सुबह सुबह अगर आप सुसुम पानी पीते हो तो आपके एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे, खुश होंगे, वाह जल्दी जल्दी डाइजेशन बढ़ेगा, इसलिए सुबह गर्म पानी पीने बोला जाता है। गर्म पानी मतलब लोग
एकदम खौलता हुआ पानी पीते, नहीं, सुसुम पानी पीना। सुसुम पानी में ही आपको कपड़े भी धोने चाहिए। क्यों? सुसुम पानी में जब आप कपड़े धोते हैं तो एंजाइम की रिएक्शन फास्ट होती है और कपड़े जल्दी साफ होते हैं। ठीक है, कपड़े जल्दी साफ होते हैं। ओके, लेकिन जब आप उस पानी को 37 डिग्री से ज्यादा बढ़ा देते हैं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो एंजाइम की रिएक्शन स्लो होने लगती है। एंजाइम स्पीड क्या होने लगती है? स्लो होने लगती है। ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम की स्पीड क्या है बच्चों? एंजाइम स्पीड फास्ट हो रही है, फास्ट हो रही है। तो इस पूरे ग्राफ से क्या समझ में आया कि जब हम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को मतलब 37 डिग्री तक बढ़ाते हैं टेम्परेचर, तो एंजाइम बड़े खुश होते हैं। अब ज्यादा आप बढ़ाने लगोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, वो मरने लगते हैं। इसलिए बोला जाता है गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, बहुत गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। सो अवॉइड हॉट टी फूड। ठीक है, ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ओके, हाई टेम्परेचर, ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। आपको कैसा लेना चाहिए? ल्यूक वार्म। ल्यूक वार्म इज राइट। ओके, अब देखते हैं ए लीना एंड व्हाट आपस में बात क्यों कर रहे हो बच्चों? इतनी अच्छी क्लास चल रही है एंड देन मस्ती का मतलब ये नहीं कि आप आपस में मस्ती करो। ठीक है, मस्ती मतलब क्लास सुन के आपको अच्छा फील। ओके, चलो। हाँ, अब पीएच का क्या इफेक्ट होता है एंजाइम्स पे? पीएच का क्या इफेक्ट होता है? पीएच भी वैसे ही असर करता है, पीएच भी वैसे ही असर करता है। एक समय तक पीएच अगर आप बढ़ाते हैं, एक समय तक पीएच अगर आप बढ़ाते हैं तो बड़ा खुश होता है। ठीक है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा पीएच बढ़ाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? एंजाइम फिर से उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, वेलोसिटी स्लो हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। मतलब थोड़ा मोड़ा तीखा खाना अगर आप खाते हैं तो इट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन आप बहुत ज्यादा तीखा खाना खा रहे हैं, एकदम स्पाइसी चिल्ड ये वो है ना, पूरा लेज एकदम मसालेदार लेज खा रहे हैं पूरा, तो क्या होगा? आपके एंजाइम्स मरना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना है। अब ध्यान से देखो कि डिफरेंट जो एंजाइम्स होते हैं ना, डिफरेंट एंजाइम, पीएच वाले में एक लाइन आपको याद रखनी है, डिफरेंट एंजाइम वर्क एट डिफरेंट पीएच। डिफरेंट पीएच, अलग अलग एंजाइम अलग अलग पीएच पे काम करते हैं। जैसे पेप्सिन, जो प्रोटीन वाले एंजाइम होंगे वो किस पीएच पे काम करेंगे? 1 से 4 पीएच तक, 1 से 4 पीएच तक। ठीक है, मतलब 4 के बाद अगर उनको बढ़ा दोगे तो वो सारे एंजाइम मर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए जैसे अमाइलेज है, अमाइलेज को कैसा पीएच चाहिए? 6 to 8 पीएच चाहिए, 6 to 8 पीएच चाहिए, या आप हाँ 6 to 8 चाहिए। तो इस तरह से हर एंजाइम की पीएच अलग अलग होती है, हर एंजाइम की पीएच अलग अलग होती है। बच्चों मैं इसका एमसीक्यू भेजूंगी तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आपको एक तो इस पे आता है कि हर एंजाइम का पीएच अलग अलग होता है, इस पे क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पे पूछेगा कि एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। ये ग्राफ दे दिया जाएगा, पूछेगा एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। ठीक है, तो एक्स पे टेम्परेचर है, वाई पे बच्चों हमेशा याद रखना कोई भी ग्राफ है, वाई पे हमेशा वेलोसिटी है, वाई पे हमेशा स्पीड है, वाई पे हमेशा एंजाइम की स्पीड है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये दोनों में सेम चीज। टॉपिक एक्स एक्सिस पे बच्चों हमेशा से टेम्परेचर होगा या पीएच होगा। पीएच वाले में 6 और 8 लिखा रहेगा, ऐसे करके समझ जाना। ठीक है, और टेम्परेचर वाले में इस तरह से डिग्री लिखी हुई होंगी, डिग्री लिखी हुई होंगी। तो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर या पीएच होगा, लेकिन वाई एक्सिस पे हमेशा से वेलोसिटी होगी, वाई एक्सिस पे हमेशा से वेलोसिटी। वाई एक्सिस कौन सा होता है? सीधा वाला, और एक्स एक्सिस ऐसे वाला, हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, और दोनों के केस में टेम्परेचर और पीएच दोनों के केस में क्या हो रहा है? पहले स्पीड बढ़ रही है एंजाइम की, वो खुश हो रहा है,
एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक बहुत खुश हुआ, ज्यादा हुआ तो फिर वो नीचे आने लगा। ज्यादा आप गर्म करोगे, ज्यादा पीएच बढ़ाओगे तो फिर वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और डिनेचर भी हो सकता है। ठीक है, दिस टॉपिक इज इतना इम्पोर्टेंट और मैं इतने इजी तरीके से पढ़ाऊंगी बच्चों कि आप मतलब इतने इजी तरीके से कहीं आपको समझ नहीं आने वाला। ओके, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन एंजाइम, मतलब कि आप जो खाना खा रहे हैं, जितनी स्पीड से खाना खा रहे हैं, जितना खाना खा रहे हैं, 1 थाली खा रहे हैं, 2 थाली खा रहे हैं, 5 थाली खाना खा रहे हैं, उसका आपके एंजाइम पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, उसका आपके एंजाइम पे क्या असर पड़ता है। तो ये है ग्राफ बच्चों, ये है ग्राफ इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है Km, दैट इज मिकाले कांस्टेंट, ये मैं बता रही हूँ क्या है। ये है आपका S, क्या है, S फॉर सबस्ट्रेट, आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब खाना बढ़ाते जा रहे हैं, तो स्पीड क्या हो रही है। जब आप खाना बढ़ाते जा रहे हैं, 2 रोटी, 4 रोटी, 10 रोटी, तो आपके एंजाइम की क्या हालत हो रही है। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें भी सबसे पहले ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना सा सबस्ट्रेट है, यहाँ पे आपने 2 रोटी खाई, यहाँ पे आपने 3 रोटी खाई, यहाँ पे आपने 5 रोटी खाई, बड़ा एंजाइम खुश हो रहा है, वाह वाह बंदा सही है, बच्चा एकदम सही है, हेल्दी खाना खा रहा है, बहुत ठूस ठूस के खा रहा है। यहाँ आपने 10 रोटी खाई, यहाँ आपने 20 रोटी खा ली, अब इसके बाद भी आप खाए जा रहे हैं, भर गया भाई, एंजाइम जितने थे वो फुल हो गए। ठीक है, एंजाइम की सारी एक्टिव साइट फुल हो गई, अब मत खाओ। तो क्या होता है, जब हमको भूख लगती है ना, तो उस समय क्या है, एंजाइम जितना ज्यादा आप खाना खाएंगे, पहला एक कोर खाते ना, मन करता और खाएं, तो जितना आप खाते जाएंगे और जल्दी जल्दी उस समय ना भूख लगती, तो जितना आप डालते जाएंगे एंजाइम जल्दी जल्दी रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना के रिलीज करेंगे, और लेंगे प्रोडक्ट बना के रिलीज करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपका पूरा पेट फुल हो जाता है, जब आपको मन करता है अब मैं नहीं खाऊंगा, अब मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। इसका मतलब ये है कि एंजाइम के जितने एक्टिव साइट थे वो सारे पैक हो गए, अब वो बाकी खाना नहीं लेंगे। लेकिन लालची मन मानता नहीं है ना, लालची मन तो बिल्कुल नहीं मानता है। अब सत्यम है हमारा, वो क्या हुआ, वो एक पार्टी में गया। ठीक है, वो पार्टी में गया तो साथ में बाकी दोस्त भी गए, अब सत्यम के साथ कार्तिक भी गया। क्या हुआ कि इन लोगों ने पहले खाना खाना स्टार्ट किया, यहाँ पे किसी का आवाज आ रहा है पीछे से, अपना म्यूट कर लीजिए। ठीक है, जब उन्होंने 2 प्लेट पानी पूरी खाई, ठीक है, तो तब तक तो एंजाइम एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं थी। 3 प्लेट पानी पूरी जैसे खाई, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे बढ़ाया, 3 प्लेट पानी पूरी जैसे खाई, तो Vmax 2 पहुंच गया। Vmax/2 क्या होता है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है एंजाइम की, उसका आधा, मैक्सिमम वेलोसिटी जितनी स्पीड हो सकती है उसका आधा वो पहुंच गए थे 3 प्लेट में ही। लेकिन इन्होंने खाना बंद नहीं किया, ये खाए जा रहे हैं, 10 प्लेट खा रहे हैं। उसके बाद ना ये सत्यम ने बोला भाई अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। अब यहाँ पे कार्तिक बोल रहा और खा ले भाई, पता नहीं फिर कब मिले, और खा ले। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर और ठूस ठूस के खा लिया। तो एंजाइम तो सारे यहीं पे लॉक हो गए थे, जितने एंजाइम्स थे इनके स्टमक में सारे के सारे लॉक हो गए थे, अब क्या होगा, इन्होंने जितनी पानी पूरी एक्स्ट्रा खाई, वो क्या होगा, उसको एंजाइम अब प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे। खाओ तुम, इनके एंजाइम ने क्या बोला, खाओ तुम, पेट भर के खाओ, अब हम इसको प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे। अब ये जो है आपकी बॉडी में घूमेगा, आपको डायरिया होगा, पेट खराब होगा, जो होगा अब आप जानो। ठीक है, जो होगा अब आप जानो, अब मैं नहीं प्रोडक्ट में बदलने वाला। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए बोला जाता है कि जब कुछ लोग क्या करते हैं घर में खाना, अरे खाना फेंक जाएगा, इसको खा लो ठूस करके खा लो।
खाना फेंकने के चक्कर में खाना खा लेते हैं जबरदस्ती, जबकि पेट पूरा फुल है, डकार आ गई, फिर भी खाते हैं। और उसके बाद वो ये नहीं समझते बाहर खाना फेंकेगा लेकिन अंदर भी खाना फेंकेगा ही, अंदर भी खाना फेंकेगा ही। इनफैक्ट आप और बीमार होंगे। बाहर आप डॉगी को खिला सकते हैं, उसका पेट भर सकते हैं, लेकिन अंदर जब आप ठूस ठूस के जबरदस्ती भरेंगे, यस है ना, होता है ना। मम्मी क्या बोली, अरे खाना बर्बाद हो जाएगा, खा लो ठूस के, खाना थोड़ी बर्बाद करेंगे, है ना। तो उतना बनाए ही ना। हाँ, फिर क्या है ना कि आपको और ज्यादा पैसे लगेंगे और आपका हेल्थ भी जाएगा, क्योंकि ये खाना बर्बाद हो गया पेट के अंदर, है ना। समझ गए। लेकिन इसका अब ये बहाना नहीं बनाना, मम्मी नहीं खाना, मेरे एंजाइम फुल हो गए। झूठ नहीं बोलना। एंजाइम, अगर आप आधा पेट खाना खाते हैं ना तो एंजाइम बोलता है कैसा आदमी है ये, खाना नहीं खा रहा है ठीक से। क्यों? क्योंकि उनके, अगर आप थोड़ा ज्यादा सबस्ट्रेट भरते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी फास्ट होती है। कम भरेंगे तो भी वो ना खुश हो जाएगा, बहुत ज्यादा भरेंगे तो भी ना खुश होगा। ठीक है, कम भी नहीं खाना, नहीं तो हर थोड़ी देर में बोलेगा कुछ और लाओ, कुछ और लाओ। समझ गए? है ना, समझ गए। तो दिस इज द आपका ये वाला चार्ट। एंड केएम क्या है बच्चों? केएम की डेफिनेशन क्या है? केएम इज माइकल कांस्टेंट। ये क्या होता है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन जहां पे स्पीड एंजाइम की आधी, मैक्सिमम वैल्यू की आधी हो जाती है। मतलब सत्यम और कार्तिक ने जहां पे एकदम मतलब वो वाला स्टेज पहुंच गए थे आधे में, उसके बाद थोड़ा बहुत ही खाते तो चलता, वो वाला स्टेज यहाँ पे पहुंच चुके थे जब इनकी स्पीड आधी हो चुकी थी 3 प्लेट गोलगप्पे पे। समझ गए? सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन रीच द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसको बोलते हैं मैकलिस कांस्टेंट। ठीक है, तो केएम जितना बढ़ेगा, केएम इसके आगे जितना बढ़ते जाएगा एफिनिटी कम होती जाएगी। इसके आगे केएम जितना बढ़ते जाएगा एफिनिटी कम होती जाएगी एंजाइम की टुवर्ड द फूड। इसका मतलब क्या है? मान लो जैसे कि मम्मी का प्यार है, ठीक है, मम्मी का प्यार है, मम्मी बहुत प्यार करती है आपको, ठीक है। यहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट है, चलो ठीक है मम्मी इतना प्यार करती है, लेकिन मम्मी क्या कर रही है? इतना प्यार करती है कि स्कूल पहुंच गई, स्कूल पहुंच गई, गेट तक पहुंचाने, उसके बाद भी नहीं जा रही। आप क्लास कर रहे हो तो झांक झांक के देख रही खिड़की से, क्या पढ़ रहा है मेरा बेटा, है ना, मेरा बेटा लंच किया कि नहीं, क्या खाया मेरा बेटा। फिर स्कूल से आपको लेके आ रही है, आपके दोस्तों के पास भी मम्मी चली जा रही है, साथ साथ आपके कोचिंग जा रही है, तो ये ज्यादा हो गया ना, है ना। तो क्या हो गया? उस समय आपकी एफिनिटी कम हो जाएगी आपकी मम्मी की तरफ। यार ये कैसी मम्मी है ना। तो आपकी एफिनिटी बिल्कुल, है ना, फोन देखती है ना, तो समझ जाओ जब केएम ज्यादा होगा, जब केएम बच्चों ज्यादा होगा, जब कंसंट्रेशन फूड का ज्यादा होगा, जब आप ठूस ठूस के ज्यादा खाना खाओगे तो एफिनिटी एंजाइम की फूड की तरफ कम हो जाएगी। मतलब एक लिमिट के बाद ज्यादा खाओगे तो वो फिर उसकी एफिनिटी, उसका जो प्यार था एंजाइम के लिए मतलब फूड के लिए, वो कम हो जाएगा। हाँ, यस, अब समझ में आ गया। अब मुझे ना देखो ये एग्जांपल देके ना सबके घर की बातें पता चल रही है, किसके घर में क्या सीन चल रहा है। ओके, ठीक है। सो विद द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट एंजाइम वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीज। जब हम खाना खाते हैं थोड़ा ज्यादा तो एंजाइम की वेलोसिटी भी बढ़ती है, लेकिन एक टाइम बाद फिर रुक जाती है। तो आप खाना कैसे खाएंगे? अब ज्यादा गर्म नहीं खाएंगे, ठीक है। खाना आप फीवर के टाइम पे खाना, आप समझ गए ना क्या होता है फीवर के टाइम पे? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से खाना खाने का मन नहीं करता है। और टेम्परेचर जब बढ़ा हुआ है, बुखार बहुत दिन से है, तो आपको ना एक एंजाइमेटिक सॉल्यूशन लेना चाहिए। बाहर में ना एंजाइम्स आते हैं जो आपके स्टमक को हेल्दी बनाते हैं, वो एंजाइम अगर आप लेते हैं तो आपका ये भूख बढ़ता है उस समय, ठीक है। फीवर के टाइम पे भी भूख बढ़ती है, और जैसे जैसे ठीक होने लगते हैं, देखते हैं भूख कैसे बढ़ने लगती है, क्योंकि एंजाइम्स खुश हो जाते हैं, वाह अब हम काम करेंगे, ठीक है। देखा एंजाइम के चैप्टर में कितना कुछ समझा आपने।
मेरा मन तो था कि मैं ये पूरा पढ़ा दूं आपको, लेकिन बहुत टाइम हो गया ना, बहुत टाइम हो गया। मैम पढ़ा दो। चैप्टर कंप्लीट करा दूं? यस मैम करा दो। अच्छा, पता नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया। ठीक है, करा करा दे। दो मैम, बहुत समय है अभी तो। ठीक है, करा देते हैं। चलो, ऐसे आगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको 10 मिनट लगेगा। इनहिबिशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन क्या है कि जब भी कोई कुछ काम करता है ना, उसमें बाधा जरूर लगती है। ठीक है, जब भी कोई कुछ काम करता है उसमें बाधा जरूर लगती है। क्या क्या बाधा आएंगी? जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो कितनी बाधा आ रही है ना, आपका टाइम मैच नहीं कर रहा है तो कुछ कुछ है ना, ऐसी बाधाएं आती हैं। बाय डीनेचुरेशन, कुछ कुछ एंजाइम बिल्कुल डीनेचर हो जाते हैं। ओके। बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब कि कोई और आ गया, कोई और आ गया। मान लीजिए जैसे कि आप ये जो है ना कार्तिक है, कार्तिक का सिलेक्शन हो गया यहाँ फुटबॉल में, या फिर मान लीजिए नीट में यहाँ सिलेक्शन जस्ट होने ही वाला था, नहीं हुआ नहीं है, अगर मैं अंदर कर दी मतलब कि हो गया है। कार्तिक का सिलेक्शन यहाँ नीट में, ये है कार्तिक, कार्तिक है। ठीक है, कार्तिक का सिलेक्शन यहाँ होने ही वाला था, तब तक आ गया रोल में कौन? सत्यम। सत्यम बोला भाई मैं भी सेम टीचर से पढ़ा हूं, मैं भी नेहा मैम से ही पढ़ा हूं और इतने ही एफर्ट लगाए जितने तुमने लगाए हैं। सीट है एक, मिलेगा किसको, है ना, मिलेगा किसको, किसको मिलेगा? तो वैसे ही बच्चों कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। ये क्या करता है, जैसे सक्निक एसिड का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, सक्निक एसिड एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में। सक्नेट डिहाइड्रोजिनेज इज अ एंजाइम। ये जो सक्नेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ना, ये क्या करता है, सक्निक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है, सक्निक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है। तो सक्नेट का फेवरेट कौन है? सक्निक है, ये बना है उसके लिए, सक्नेट बना है, सक्नेट डिहाइड्रोजिनेज बना है सक्निक के लिए। लेकिन मैलोनेट नाम का एक एंजाइम आ जाता है अचानक से, बोलता है नहीं आप मुझे भी अपने साथ रख सकते हो। तो मैलोनेट कंपीट करता है, मैलोनेट कंपीट विथ सक्निक। ठीक है, ये इसके साथ कंपीट करता है। फिर बात कर रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं। ये तो लग रहा है कि मैं ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास पढ़ा रही हूँ, बार बार टोकना पड़ रहा है। मतलब नाम कहाँ लिया बच्चों का कि बस ईगो पे ले लेते हैं, पर्सनल ले लेते हैं, पर्सनल नहीं लेना है, यहाँ सिर्फ नाम यूज हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? सकिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम है, नाम याद रखिएगा, एज लगा है तो ये एंजाइम है। किस पे वर्क करता है? सकनेट पे वर्क करता है। ये सकनेट को बदलता है फ्यूमेरेट में, लेकिन अचानक से ट्विस्ट क्या आ गया, मैलोनेट आ जाता है। मैलोनेट क्या करता है? कंपीट करता है सकनेट के साथ। ठीक है, अब कौन जीतेगा? जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। अभी हमने बोला ना जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वहां पे वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर सकनेट को हम ज्यादा डाल देंगे, यहाँ पे मैलोनेट से बचाने के लिए सकनेट को अगर हम ज्यादा डाल देंगे तो एंजाइम फिर किसकी तरफ मुड़ जाएगा? सकनेट की तरफ, क्योंकि सकनेट ज्यादा आ जाएंगे वो भर भर के, है ना, वो मैलोनेट को मार के भगा देंगे। ओके, नाउ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है बच्चों कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं ना, वो अदर देन एक्टिव साइट पे जाके लगते हैं, अदर देन एक्टिव साइट पे। ठीक है, जैसे ये एंजाइम है, एंजाइम है, ओके, एंजाइम है मतलब आपकी नीट की सीट है, और यहाँ पे आके लग गई कौन? आकृति। ठीक है, ये नीट की सीट ले ली, लेकिन एक और बच्चा है, इट्स लीना, वो आके बोल रही भाई मुझे नीट वीट से मतलब नहीं है, मैं तो CUET की तैयारी करूंगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे आके लग गई, ये नॉन कॉम्पिटिटिव है, उसको दोनों को कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है? इनहिबिशन कैसा हो रहा है भाई? एंजाइम का तो एफर्ट घटेगा ना, क्यों? जैसे एंजाइम इज लाइक योर नेहा मैम,
है ना, टीचर है आपका। अब वही टीचर अब इसको भी पढ़ा रहा है, इसको भी पढ़ा रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, है ना। एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या होता है? एलोस्टेरिक इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन का मतलब है जो फीडबैक देता है। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है आपका, एटीपी जब बनता है ना, तो वहां पे ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और यहां से ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसकी मदद से? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से। तो जब ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है, तो ये क्या देता है? ये क्या देता है? फीडबैक देता है। फीडबैक देता है किसको? हेक्सोकाइनेज को। हेक्सोकाइनेज को क्या फीडबैक देता है? बस करो भाई, अब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में मत बदलो। ठीक है, बदल चुके हैं, सफिशियंट ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल चुके हैं, अब नहीं बदलने की जरूरत है, अब इसको बदलने की जरूरत नहीं है। एलोस्टेरिक वो होते हैं जो फीडबैक देते हैं कि स्टॉप द रिएक्शन। ठीक है, या फिर जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना है तो वो क्या बोलते हैं? स्टार्ट द रिएक्शन। समझ गए? समझ गए? ठीक है, समझ गए। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। किस तरह का सबस्ट्रेट है? प्रोटीएज जो प्रोटीन को बदलेंगे, कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट को बदलेंगे, लिपेजेस जो लिपिड को बदलेंगे। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, this is very important and this is given in your NCERT book। NCERT book में बच्चों दिया हुआ है ये आपके पेज नंबर 158 में, 158 में दिया है। सबसे पहला होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। यहाँ पे क्या होगा? गेन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा, ये आपको फोटोसिंथेसिस में देखने को मिलता है, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, गेन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब होता है। ट्रांसफेरेज में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया? होता है, बिना इलेक्ट्रॉन के तो कहीं काम नहीं चलेगा ना। सेल में भी तो अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी जब आप पढ़ेंगे ना पूरा, हाँ, एटीपी कैसे बनती, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वहां पे। मैम बायो में केमिस्ट्री ना ये कभी हो नहीं सकता। हाँ, तो बायो केमिस्ट्री, हर जगह केमिस्ट्री है बच्चा। चलो, ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज, ठीक है, ये भी तो रिएक्शन हो रहा है ना, रिएक्शन इज केमिस्ट्री। ट्रांसफेरेज क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। जैसे ए एक्स है प्लस वाई है, इसके पास ए के पास एक फंक्शनल ग्रुप है एक्स, तो ये क्या कर देगा? छोड़ देगा फंक्शनल ग्रुप को और वाई को दे देगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, दैट इज ट्रांसफेरेज। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, ये वाला रिएक्शन बहुत आता है, एस माइनस जी प्लस एस। ओके, एस माइनस जी प्लस एस, और ये इधर बदल जाता है एस प्लस एस माइनस जी। इस तरह से ये क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर हो गया, अलग तरीके से बदल गया। या तो आप इसको ऐसे देखने को मिलेगा आपको, या ऐसे देखने को मिलेगा, तो समझ जाना वहां पे ट्रांसफरेज हो रहा है। हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस मतलब कि एडिशन ऑफ वाटर करके या डिलीशन ऑफ वाटर करके। जैसे आपने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था, तो वहां हमने हाइड्रोलाइसिस किया था, हाइड्रोलाइसिस किया था ना पेप्टाइड बॉन्ड में। सबसे पहला स्टेप वही था, हाइड्रोलाइसिस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, फिर है लाइजेस। लाइजेस क्या करता है? वाटर वाटर कुछ नहीं लेता है, ये कुछ अलग तरह का रिएक्शन करता है, अलग तरीके से ही रिएक्शन करता है, एंजाइम को ब्रेक डाउन करता है, एंजाइम को तोड़ेगा अलग तरीके से। जैसे आपके इसमें दिया हुआ है, इसमें ना इतना ज्यादा आपको नहीं आएगा, सिर्फ जो डायग्राम आपके इसमें बने हुए हैं एनसीईआरटी में, बस उसी से रिलेटेड आएगा। जैसे इसमें सी से यहाँ पे एक्स दिया है, सी के साथ यहाँ वाई दिया है। अब ये क्या करेगा? ये आगे चल के सी डबल बॉन्ड वाई बना देगा, एक्स प्लस वाई बना देगा, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी बना देगा। इस तरह से रिएक्शन कर देगा, मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करता है विदाउट एडिशन ऑफ एनी वाटर। ओके, मतलब ए जो है, ए अपने आप ए प्लस बी बना देगा विदाउट एडिशन एंड डिलीशन ऑफ वाटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? A प्लस H2O जब डालेंगे तो ये जो है
ए, हाँ B प्लस A प्लस H2O, तो ये तोड़ देगा, A को अलग कर देगा और B को अलग कर देगा, दोनों को अलग अलग कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की, मुझे ऐसा लगा, हाँ अब समझ में आया क्या क्या गड़बड़ की। यहाँ पे होगा AB, AB कोई चीज कंबाइन है, वहां पे जब वाटर डाले तो A प्लस B हो गया, ऐसे। ठीक है, आइसोमेरेज, आइसोमेरेज ये एल्डोजेजेस का एग्जांपल है। इसमें आपका एग्जांपल दिया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर बनता है, हमने पढ़ा है पिछले क्लास में, मतलब OH कभी इधर चला गया, OH कभी राइट साइड आ गया, है ना, डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर बन जाता है। लिगेजेस, लिगेजेस कौन से एंजाइम होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, DNA RNA में आपको सुनने को मिलेगा लिगेज का, ये जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब DNA को जोड़ते हैं, RNA को जोड़ते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं। ओके, तो इतने तरह के एंजाइम्स होते हैं। मैम एक बार सेकंड वाला बताना, ट्रांसफेरेसिस। कौन सा? सेकंड वाला। ट्रांसफेरेजेस, ट्रांसफेरेजेस में बच्चा क्या होगा कि जो ग्रुप है ना वो ट्रांसफर हो जाती है, ग्रुप ट्रांसफर हो जाती है। जैसे हेक्सोकाइनेज है ना, हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जुड़ गया, क्यों जुड़ गया, क्योंकि वहां पे ATP था, तो ATP का P ले लिया किसने, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने ले लिया। ठीक है, पहले सिर्फ ग्लूकोज था, हाँ उसके साथ जुड़ा ATP, तो उसका ATP में क्या है, लास्ट में फॉस्फेट है, P फॉर फॉस्फेट, वो ATP अपना फॉस्फेट किसको दे दिया, ग्लूकोज को दे दिया, तो ग्लूकोज क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। समझ गया, ट्रांसफरेज होता है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। ओके, बाप रे आज बहुत पढ़वाया आप लोगों ने, ये मैं खत्म ही कर देती हूँ और यही वाला मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, यही अपलोड कर दूंगी। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होते हैं बच्चों, कोफैक्टर होते हैं इनके असिस्टेंट, असिस्टेंट ऑफ एंजाइम, असिस्टेंट ऑफ एंजाइम। कुछ एंजाइम तो अपने आप काम कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एंजाइम को क्या चाहिए, कोई असिस्टेंट चाहिए काम करने के लिए, कुछ असिस्टेंट चाहिए काम करने के लिए। तो जो देखो, एक होता है एपो एंजाइम, एपो एंजाइम जो कि प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, एक्चुअल एंजाइम, एक्चुअल एंजाइम, ठीक है, प्रोटीन पार्ट। ओके, और साथ में जुड़ जाता है कौन, कोफैक्टर, मतलब असिस्टेंट। कोफैक्टर मतलब असिस्टेंट, को वर्कर बोल सकते हो या फिर इसको असिस्टेंट बोल सकते हो। जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो ऐसे एंजाइम को क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। ठीक है, होल कंप्लीट एंजाइम। ओके, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आता है रिएक्शन कि होलो एंजाइम इक्वल टू व्हाट, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, ऐसे ऐसे करके आता है। तो होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम, एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है, कैसे याद रखेंगे, PO फॉर प्रोटीन, PO फॉर प्रोटीन, PO फॉर प्रोटीन पार्ट। कोफैक्टर में PO नहीं है, कहीं भी P नहीं है, तो कोफैक्टर क्या है, असिस्टेंट है। अब असिस्टेंट अलग अलग तरह के हो सकते हैं ना, एक मैनेजर के अलग अलग तरह के असिस्टेंट हो सकते हैं। तो कैसे असिस्टेंट होते हैं, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि चिपकू वाला असिस्टेंट है, ये दिन रात चिपके रहता है, मतलब यार तुमको ऑफिस में जितने काम के लिए बुलाया वो काम करो, लेकिन ये क्या करेगा, नहीं हम तो आपके घर भी जाएंगे, हम आपका सब्जी भी उठाएंगे, है ना, दिन रात आपके साथ रहेंगे, आप ही का लंच खाएंगे, आप ही के साथ सोएंगे। ये प्रोस्थेटिक, दे आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम हमेशा। एग्जाम्पल इज FAD। ठीक है, को एंजाइम कौन होते हैं, ये ऐसे ऐसे असिस्टेंट होते हैं जो जब मैनेजर बुलाएगा तभी जाएंगे। ठीक है, आपको काम है एंजाइम ओनली ड्यूरिंग कैटालाइसिस, जब वो बोलेगा कि हाँ कैटालाइसिस करना है आ जाओ तभी जाएंगे, बहुत ईगो वाले होते हैं। ठीक है, को एंजाइम बहुत ही ईगो वाले होते हैं, क्योंकि ये क्या है, को एंजाइम, को एंजाइम मतलब जैसे एक होता है ना असिस्टेंट, को असिस्टेंट, या फिर मैनेजर, को मैनेजर, है ना, तो ये जस्ट उसके नीचे वाला है, तो ये थोड़ा भाव खाता है भाई, ईगो में रहता है कि नहीं नहीं जब बुलाएंगे तो जाएंगे, हम हमेशा क्यों जाए भाई,
है ना। और ये कैसे होते हैं, ये एक टाइम पे इस एंजाइम के साथ वर्क करेंगे तो दूसरे टाइम पे दूसरे एंजाइम के साथ, ये अलग अलग अपना टाइम बहुत सारे एंजाइम को देते हैं। ओके, ये एक्चुअली थोड़े से सेल्फिश टाइप के एंजाइम, सेल्फिश टाइप के होते हैं कोफैक्टर। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे ही काम हो गया तो वो डिटैच हो जाते हैं, मतलब ऐसे आपके दोस्त जो जरूरत पड़ने पर आपके पास आए, काम हो गया तो आपको छोड़ दिया, फिर दूसरे के पास गए वहां गुपचुप खाया फिर उसको छोड़ दिया, तीसरे के पास गए वहां पिज्जा खाया उसको छोड़ दिया। हाँ ठीक है, समझ गए। एनएडी, एनएडी उस तरह का कोएंजाइम है। तो सारे लोगों का नाम याद रख लेना, एफएडी है चिपकू वाला, एनएडी है बहुत ईगो वाला, ठीक है। मेटल आयंस, कुछ कौन होते हैं, मेटल आयन होते हैं। कुछ एंजाइम को क्या चाहिए होता है, मेटल आयन चाहिए होता है वर्क करने के लिए, ठीक है। जैसे कुछ को क्या चाहिए होता है, Zn2+ चाहिए होता है। ओके, Zn2+ इज अ मेटल आयन कोफैक्टर यूज्ड बाय अ नंबर ऑफ एंजाइम। मतलब कि उस एंजाइम को अगर आपको वर्क कराना है, मान लीजिए मैंने प्रोटीन लिया, उसमें वो एंजाइम डाला लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है, क्यों, उसको कुछ आयरन चाहिए, तो मैंने फिर आयरन की गोली डाली तब जाके वो काम कर रहा है। समझ गए। दिस इज, आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज एपो एंजाइम, खाली खाली है ना, एपो एंजाइम एकदम खाली खाली, प्रोटीन पार्ट है, पीओ से प्रोटीन पार्ट है, फिर को एंजाइम आके जुड़ गया, दोनों जब जुड़ गए तो ये बन गया होलो एंजाइम, ये बन गया होलो एंजाइम। होलो एंजाइम इज होल एंजाइम, बिग एंजाइम। तो बच्चों चैप्टर इज कंप्लीट। मुझे लगता है कि आपको मजा भी आया है ना। Yes, तो ma'am. सारे बच्चे बोल के बताएंगे, हाउ वाज द क्लास। मैम बहुत अच्छी थी क्लास। वो सब समझ में आ गया। है ना, पता ही डाउट। नहीं चला सब बस अब चैप्टर रात को सपने में एंजाइम के साथ ही खेलेंगे। समय नहीं पता चला ना कैसे चला गया, है ना। यस मैम। मैम। मैम बस ना बिल्कुल सारे पता नहीं नोट चला। अपलोड कर देना और डीपीपी। जरूर जरूर जरूर, ठीक है। मैम स्कूल का एड्रेस भेजना है, हाँ भेज दीजिएगा, कब आओगे? आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे आप लोग से मिलने। सच में स्कूल का एड्रेस भेजना है। हाँ भेज दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी मिलने आप लोगों से। मैम हमें पर्सनली बुला लेना। पर्सनली नहीं, स्कूल आ जाएंगे मिलने, ठीक है, बता देंगे कि आने वाला है। सच में हम भेज ओके देते हैं एक मैम। मिनट। हाँ, मैं तो मिल ही जाऊंगा आपको बस। और क्या होगा ना कि जब आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे ना तो फिर मैं आपको फिर भेजूंगी मैसेज, क्लास क्यों नहीं ज्वाइन किए, है ना। और जब आप क्लास नहीं ज्वाइन करते तो बच्चों प्लीज ये आदत बनाइए कि मुझे बता दीजिए कि आज मैम क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, ये रीजन है, ठीक है। और जब मैं एमसीक्यू भेजूं आपको, तो एमसीक्यू का आंसर आप मुझे भेजेंगे। 1 का आंसर ये होगा, हमेशा तो मैं आंसर और सॉल्यूशन के साथ भेजती थी लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं भेजूंगी, ठीक है। और उसके बाद आप जो है उसमें आंसर भेजेंगे और जहां पे डाउट होगा वहां लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 7 डाउट, ऐसे तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। मैम तो आपको एड्रेस चैट बॉक्स में ही भेज दे। पर्सनल नंबर पर। अरे नहीं नहीं, वहाँ नाम, आपका नाम, आपके ग्रुप का नाम, है ना, कौन सा स्कूल है। मैम कब आए हो आप? मैम मुबारकपुर वाला सुना है आपने? नहीं मैंने कुछ नहीं सुना है। हम स्कूल आईडी बताएंगे ना तो आप फिर हो गूगल कहाँ? मैप